नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और ये है हमारा शो नॉट सो सीरियस संडे। यहाँ हम करते हैं हफ्ते भर की बात बहुत सारी खबरों के साथ। दिल्ली मेट्रो में अब आप शराब लेकर जा सकते हो। बिल्कुल सही सुने हो, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में अभी चीजें चल रही हैं उस हिसाब से नशे में रहना वहाँ बहुत जरूरी है। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है अब दिल्ली मेट्रो को अखिल भारतीय एंटरटेनमेंट परिषद घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो रहा है। किसी को अपने यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन दूर करनी होती है तो सास बहू का एपिसोड यहीं पर चला देता है, किसी को यहीं पर कपड़े बदलने होते हैं, कुछ लोग तो कपड़े ही इतने कम पहनते हैं कि मैटर ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब देखो, कपल्स का तो ये ओयो है ही, लेकिन कुछ लोग यहाँ अपनी फ्रस्ट्रेशन और तरीके से भी निकालने चले आते हैं। अब अभी जो डिसीजन लिया गया है उसके हिसाब से आप 2 बोतलें शराब की लेकर मेट्रो के अंदर एंट्री कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और इसमें सबसे पहला और कॉम्प्लेक्स रूल ये है कि आप मेट्रो के अंदर शराब नहीं पी सकते। ये भगवान क्या जुल्म है। दूसरा रूल ये है कि जो बोतल आप लेकर जाओगे वो सील्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं जाके बाहर आपने माहौल बनाया, वहां माहौल सेट नहीं हुआ तो सोचा कि बैग में भरो लेके चल दो, ऐसा नहीं होगा। अब दिल्ली मेट्रो का कहना है कि कोई अगर मेट्रो के अंदर शराब पीता हुआ या फिर नशे में पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अरे जैसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन है ना, वैसे ही। अब आपको क्या लगता है कि कोई मेट्रो में शराब के साथ अंदर घुसे और जब बाहर निकले तो वो नशे में ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मतलब कोई इधर से सील्ड बोतल के साथ मेट्रो के अंदर घुसे और जब वो बाहर निकले तो वो सील सही सलामत हो, ऐसा हो सकता है? है ये लोंडा। अभी अगर इंडिया में पेट्रोल के प्राइस को कोई टक्कर दे रहा है तो वो है हमारा टमाटर, लाल लाल टमाटर। मतलब टमाटर कुछ जगहों पर इतना महंगा हो गया है कि लोगों ने टमाटर खाना ही छोड़ दिया है, वो सिर्फ प्याज से बनी सब्जी खा रहे हैं। वर्ल्ड कप अभी आया नहीं है और टमाटर ने पहले से ही कई जगहों पर सेंचुरी मार दी है, खास तौर से कोलकाता में। और सबसे बड़ी बात यह है कि टमाटर के प्राइस अभी अगले 1 महीने तक कंटिन्यू रह सकते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा इनसे। ये है रोहित कुमार सिंह, जो कि कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं। इनका कहना है कि इस टाइम पर जो टमाटो के प्राइस बढ़ते हैं उसका मेन रीजन है सीजन, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है टमाटो का वो बारिश होने की वजह से काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। इस वजह से टमाटर की सप्लाई पर असर पड़ता है और टमाटर के प्राइस बढ़ जाते हैं। ऐसा साल में 2 बार होता है, एक इस टाइम पर और दूसरा अक्टूबर नवंबर के टाइम पर। अब देखो, अगर उनकी हम ये बात मान भी लेना तो भी एक प्रॉब्लम है कि लोगों को तो दिक्कत हो ही रही है, उनकी दिक्कतें कैसे सॉल्व होगी? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, जो कि सबको पता है, इनको भी पता है, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट अभी इसके लिए काम कर रही है कि प्रोसेसिंग से लेकर टमाटो के डिस्ट्रीब्यूशन तक पर काफी ज्यादा काम किया जाए, जिससे ये प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म हो सके। इसके लिए हाई लेवल मीटिंग्स भी हो रही हैं, जिसमें कि इन्विटेशन दिए जा रहे हैं कई लोगों को कि वो आए और अपने सजेशन दें। मालिक टमाटर पर इतनी मीटिंग कर रहे हो तो एक मीटिंग पेट्रोल के प्राइस पर भी कर लो। बाकी आप अभी कितने रुपए का टमाटर खा रहे हो और टमाटर खा भी रहे हो या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं हफ्ते की बड़ी खबरों की तरफ। ये न्यूज मच अवेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने की डेट दे दी है और 13 जुलाई को यह सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा था। इस मिशन का मेन पर्पस ये शो करना है कि चांद की सरफेस पर सेफ लैंडिंग कैसे की जा सकती है। इसरो ने स्पेस सेक्टर में इंडिया का कितना नाम रोशन किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। मतलब काम ऐसा करो कि 4 लोग उस पर मूवी बना के नोट छापे। वैसे इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड क्लास के टॉपर वाला है। 64 इयर्स की हिस्ट्री में इसरो ने अभी तक 34 कंट्रीज के पूरे 424 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। एक तरह से कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में ये सबका बाप है। देश के लिए अभी तक इसरो ने करीब 123 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जो कि हमारे कम्युनिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेट, डिफेंस, मौसम और एजुकेशन जैसे सेक्टर से रिलेटेड है। असली आत्मनिर्भर भारत का सैंपल देखना है ना तो इसरो को देखो, क्योंकि इनकी मेहनत की वजह से यूएस और रशिया के सैटेलाइट से हमारी डिपेंडेंसी खत्म हुई है। मणिपुर में वायलेंस शुरू हुए करीब 2 महीने का टाइम बीत गया है, लेकिन इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। अभी सिचुएशन ये है कि आर्मी और लोगों के बीच कई बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें कई लोगों की जान गई है और बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। मणिपुर पर इनका कोई ट्वीट नहीं आया ना अभी तक। जो कंट्रोवर्सी अभी शुरू हुई थी कुकी और मेइतेई ट्राइब के बीच में, वो कंट्रोवर्सी कहीं दूर चली गई है और अब जो मुद्दा है वो आर्मी और लोगों के बीच का हो गया है, जहां पर आर्मी को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है शांति बहाल करने के लिए। एक जो सॉलिड चीज होने वाली थी वो ये थी कि मणिपुर के सीएम अभी इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन उनका कहना है कि उनकी महिला समर्थकों ने उस इस्तीफे को फाड़ दिया। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है।
एक चीज ये भी थी कि मणिपुर में लोगों से मिलने जाने वाले थे राहुल गांधी, जिनको वहां के जिला प्रशासन ने रोका और कहा कि आपको अगर जाना है तो बाई एयर जाइए। जिसके बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से गए और वहां के लोगों से मिले और उनका हाल चाल जाना। अब इस चीज से भी अभी बीजेपी को दिक्कत है। अब उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी या फिर किसी अपोजिशन लीडर का वहां पर जाना या किसी भी अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर का वहां पर जाना एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। बाकी बीते दिनों में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, और उसमें भी मणिपुर के एक्स सीएम ने आरोप लगाए थे कि उन्हें सिर्फ 7 मिनट का टाइम दिया गया था बोलने के लिए। अब आपको क्या लगता है मणिपुर की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यह हमें कमेंट में बताना। और अगर आपको मणिपुर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारी इस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इस हफ्ते की हेडलाइन ये थी, नोटों का बंडल दिखाया, पापा का नाम डुबाया। न्यूज ये है कि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ बच्चे 500 रुपए की नोटों के बंडल के साथ खेल रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस खेल में उनके परिवार वाले भी शामिल थे, लेकिन इनका जो एंजॉयमेंट था ये ज्यादा देर चला नहीं, क्योंकि बच्चे के जो पापा थे वो थानेदार थे और उन्हें तुरंत लाइन हाजिर कर दिया गया। लाइन हाजिर का मतलब है कि अब इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो भी डंडे के साथ। ये मैटर यूपी के उन्नाव जिले का है, जहां पर बेहटा मुजाहर के थाने के थानेदार का ये केस बताया जा रहा है। मतलब आयरनी देख रहे हो, 90% तय है कि ये पैसा करप्शन का है और इसको भी इन्हें सोशल मीडिया पर दिखाकर फ्लेक्स कराना है। पीएम की स्टेट विजिट से वापसी के 2 दिन बाद ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई। इसके थ्रू ये क्लेम किया गया कि दिल्ली में जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस फोटो में एक साइड में दिखाया गया कि रेलवे मिनिस्टर जब पूजा कर रहे थे तब वो मंदिर के अंदर तक चले गए, लेकिन जब मैडम प्रेसिडेंट यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी पूजा कर रही हैं तो उनके सामने एक बार लगा हुआ है और वो भगवान की मूर्ति से काफी दूर है। अब इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई कि हमारे देश में प्रेसिडेंट को सिर्फ इस वजह से जाने नहीं दिया गया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करती है। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी बढ़ी तब टेंपल के सेक्रेटरी रविंद्रनाथ प्रधान ने इन फोटोज को लेकर अपना क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने बताया कि इस मंदिर में साल में 2 बार ऐसा होता है जब लकड़ी का जो ये बार होता है इसको हटा दिया जाता है, और उस टाइम पर हिंदू रिलीजन से कोई भी कास्ट या किसी भी कम्युनिटी का इंसान अंदर जाने की परमिशन ले सकता है। सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि अगर प्रेसिडेंट ऐसे टाइम पर आती जब ये बार हटा हुआ होता तो उनको अंदर जाने की परमिशन ही नहीं मिलती, बल्कि ये मंदिर के लिए एक प्राउड मोमेंट होता। इसका मतलब यह है कि बात इतनी बड़ी थी नहीं जितनी बड़ी बना दी गई। कम से कम अगर हम टेंपल सेक्रेटरी की बात माने तो यही मामला दिखता है। लेकिन इस न्यूज के थ्रू हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि देश में दलितों या फिर आदिवासियों के साथ कुछ भी गलत नहीं होता। इनफैक्ट ऐसी ऐसी घटिया खबरें सुनने में आती हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये न्यूज सुन रहे हैं या कि कैसी कैसी बातें सुन रहे हैं। मतलब कुछ लोगों को अपने फ्यूचर से ज्यादा इस बात से दिक्कत होने लगती है कि कोई दलित दूल्हा घोड़ी कैसे चढ़ गया। रिजर्वेशन को हर चीज के लिए ब्लेम करने वाले ये लोग जो पहले आ जाते हैं, ये खुद के रिजर्वेशन पर कभी बात नहीं करते। इस वजह से देखना जरूरी है कि टेंपल से रिलेटेड इस तरह के जब इश्यूज आए तो उनकी बैक स्टोरी क्या है उसको जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर 2 लोगों में लड़ाई हो जाए और उस लड़ाई में कोई आदमी दूसरे का तोता दबा दे तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं। मतलब कल को अगर आपका हाथ मर्डर वेपन बन जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुझे लगता है जज साहब है ना, इन्होंने कभी क्रिकेट खेला नहीं है, और अगर क्रिकेट खेला है तो इनको उस जगह पे बॉल लगी नहीं। इतना दर्द होता ना भाई, जान निकल जाती है। एक्चुअली ओंकारप्पा नाम के पेटिशनर का कहना था कि परमेश्वरा नाम के एक आदमी ने झगड़ा किया, मामला गुत्थम गुत्था हुआ तो उसने उनका इंटा दबा दिया। नहीं समझे? अब कोर्ट का ये कहना है कि कोई हथियार लेकर या फिर प्लानिंग करके ये काम नहीं किया गया था। लड़ाई झगड़े में ये सब चलता रहता है और इस चक्कर में अटेम्प्ट टू मर्डर थोड़ी लगा सकते हो। अब कल को कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और उसमें कोई किसी का बाल खींच ले तो अटेम्प्ट टू गंजापन थोड़ी लगा दोगे। यूपी में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के ऊपर इस हफ्ते एक बड़ा अटैक हुआ जिसमें उनकी जान जाते जाते बची। न्यूज ये है कि चंद्रशेखर यूपी के सहारनपुर से वापस आ रहे थे, तभी उनकी कार पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया, जिसमें चंद्रशेखर पर 4 राउंड फायर किए गए और एक गोली उनकी कमर को छूकर निकल गई। इसकी फोटो भी काफी ज्यादा वायरल हुई। साक्षी मलिक से लेकर बजरंग पूनिया तक ने इस इंसिडेंट को लेकर ट्वीट किया। चंद्रशेखर का कहना है कि उनकी टीम को पता चल गया है कि ये लोग कौन कौन थे, और पुलिस का भी कहना है कि जल्दी ही इन सबको पकड़कर इन्वेस्टिगेशन होगी। अब इस बात को लेकर शिवपाल सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक ने ट्वीट किए हैं और योगी गवर्नमेंट से कार्रवाई करने की मांग की है। रिसेंटली इसमें एक डेवलपमेंट यह भी हुआ कि एक शख्स को पकड़ा गया है जिसने कुछ समय पहले चंद्रशेखर को जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये न्यूज उस विजिट से रिलेटेड है जो रिसेंटली पीएम ने यूएस जाके पूरी की थी। याद होगा कि टीवी पर ये वाले ड्रोन्स खरीदने की बात कही जा रही थी और डिफेंस सेक्टर की मजबूती की बात भी कही जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने अब इस डील पर एक बड़ा एलिगेशन लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि जो ड्रोन मोदी जी खरीद रहे हैं असल में पहले तो वो आउटडेटेड हैं। हम खर्च कर रहे हैं और ये कौन से ड्रोन है अमेरिका में?
ये वो ड्रोन्स हैं जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। दूसरा, सरकार उसे मार्केट रेट से काफी ज्यादा रेट में खरीद रही है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह के ड्रोन्स इंडिया की एजेंसी DRDO इससे काफी कम रेट में बना सकती है। और इन सबसे बड़ी बात कि अगर इंडिया ऐसे ही ड्रोन्स को इंपोर्ट ही करता रहेगा तो मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स का क्या, जो इंडिया में चीजों को बनाने पर फोकस करता है। कांग्रेस के इन एलिगेशंस का जवाब देते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है, रुको जरा, सबर करो। डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि अभी डील फाइनल नहीं हुई है और प्राइस को लेकर जो रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं वो भी सही नहीं है। और अभी भी दूसरी कंट्रीज को जो प्राइस ऑफर हुए हैं और इंडिया को जो प्राइस ऑफर हुए हैं उन्हें लेकर बात चल रही है, इसलिए ऐसे एलिगेशंस अभी लगा देना ठीक नहीं है। वैसे इस मुद्दे को मीडिया कवरेज उतनी ही मिली है जितनी हर साल असम की बाढ़ को मिलती रहती है, लेकिन आगे चलकर ये मुद्दा भी राफेल डील जितना बड़ा हो सकता है, जिसके बारे में काफी ज्यादा बवाल मचा है। अब आप हमें कमेंट करके ये बताओ कि इस डील पर कांग्रेस के जो क्लेम्स हैं वो कितने सही हो सकते हैं। ये न्यूज गडकरी जी के डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है क्योंकि उनके डिपार्टमेंट ने इस साल टॉप किया है। सही सुन रहा हूं, इंडिया ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 8 सालों में करीब 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास की सड़कें बनाई हैं और इसी के साथ साथ टोल टैक्स में भी करीब 10 गुना इंक्रीज देखने को मिला है। अब इंडिया के सामने बस एक ही बड़ी कंट्री रह गई है, अमेरिका, जिसको पछाड़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन जिस तरह से इंडिया में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है या फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री काम कर रही है, उसको देखकर लगता है कि जल्दी ही इंडिया अमेरिका की बराबरी कर लेगा। वैसे हैट्स ऑफ टू गडकरी जी, जिन्होंने साबित किया है कि कोई भी काम अगर ठान लिया जाए तो बहुत अच्छे से किया जा सकता है। गडकरी जी का इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। रिसेंटली इंडिया ने कई बड़े बड़े हाईवेज और कई बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज को देखा है, यहां तक कि 100 घंटे में 100 किलोमीटर के हाईवे को बनाने का भी रिकॉर्ड इंडिया ने बनाया है। इस तरह से अगर आप देखें तो मोदी गवर्नमेंट में सबसे अच्छा अगर कोई डिपार्टमेंट इस समय काम कर रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है। आपको इस बारे में क्या लगता है, ये चीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। द्रौपदी मुर्मू के बाद इस वीक अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा बवाल मचा है तो वो था यूसीसी। लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आज से करीब 15 दिन पहले पब्लिश किया और लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सजेशंस मांगे, जो कि 13 जुलाई तक कोई भी सबमिट कर सकता है। लेकिन इस हफ्ते इस एक ड्राफ्ट ने इतना ज्यादा बवाल मचाया जितना बवाल आदिपुरुष के डायलॉग्स ने नहीं मचाया होगा। अपोजिशन ने सीधे डिक्लेयर कर दिया है कि यूसीसी मुस्लिम्स पर अटैक है और बीजेपी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस इसका मुद्दा बना रही है 2024 के लिए। अब इतना ज्यादा बवाल मच रहा है तो ये भी समझ लो कि ये होता क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस जो है वो आज से नहीं है बल्कि कई सालों से चली आ रही है, अंग्रेजों के टाइम से। अभी आप ऐसे समझो कि इंडिया में कुछ ऐसे कानून है जो सबके लिए इक्वल नहीं है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं पर्सनल लॉ, जो रिलेटेड हैं किसी रिलीजन से, जैसे कि शादी, तलाक, प्रॉपर्टी का बंटवारा वगैरह वगैरह। इन्हें हम पर्सनल लॉ के नाम से जानते हैं, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर हिंदू पर्सनल लॉ। अब जैसे मुस्लिम्स के लिए कुछ अलग राइट्स हैं और हिंदूज या फिर बाकी रिलीजन्स के लिए कुछ अलग राइट्स हैं, वैसे ही ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए भी अलग अलग लॉ हैं जो उनकी लैंड या फिर उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए। अब जो ऑपोजिशन का कहना है वो ये है, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो वो किस रिलीजन के बेस पर बनेगा। उन्हें डर है कि कहीं हिंदू मेजॉरिटी के थ्रू बाकी धर्मों को दबाने की कोशिश ना की जाए। वही बीजेपी और यूसीसी को सपोर्ट करने वाले लोगों का कहना है कि इस तरह के कानून दुनिया में हर जगह चले आ रहे हैं और वहां किसी भी रिलीजन को कोई चोट नहीं पहुंचाई जा रही। अब मेन प्रॉब्लम यह है कि यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या क्या बातें होंगी और इंडिया जैसे इतने डाइवर्स कंट्री में कैसे सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसा नहीं है कि लॉ कमीशन ने पहली बार इसको लेकर सजेशन मांगे हैं। इससे पहले 2016 और 2018 में भी ऐसे ही सजेशन मांगा गया था। अब देखो, बात यह है कि ये इशू इतना बड़ा है कि यहां पर कवर करना पॉसिबल है नहीं, इसलिए इसको लेकर हम लाएंगे एक बड़ी वीडियो जिसमें हम डिटेल में पूरे यूसीसी को डिस्कस करेंगे। आई एम सॉरी संजू, आई विल नेवर हर्ट यू अगेन। ये किसी मैसेज का टेक्स्ट नहीं है बल्कि नोएडा में लगी एक बड़ी होर्डिंग का टेक्स्ट है, जिसमें किसी सुश नाम की लड़की ने बकायदा एक फोटो के साथ संजू को सॉरी बोला है। फोटो बचपन की लगाई, नहीं तो तुम लोग उसको ढूंढोगे इंस्टाग्राम पर और उसको पेलना शुरू कर दोगे। अब देखो यार, रिलेशनशिप है तो वहां पर कई तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कभी कभी लड़ाई होती है तो कभी कोई ब्रेकअप ही कर लेता है। लेकिन जिस तरह से सुश ने मैटर को संभालने की कोशिश की है वो काफी इंप्रेसिव है। अब जैसे सुश मना रही है संजू को, हमको कोई ऐसा मनाने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ही मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी।
अब बढ़ते हैं हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज की तरफ, और ये पॉजिटिव न्यूज इतनी ज्यादा पॉजिटिव है कि आपको बिलीव नहीं होगा। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि दिल्ली और मुंबई की जो एयर क्वालिटी है इन 6 महीनों में वो पिछले 8 साल के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर है। कहने का मतलब है कि पहले ज्यादा सिगरेट फूंक रहे थे नेचुरली, अब कम सिगरेट फूंक रहे हैं। मिनिस्ट्री की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 6 महीनों में जो एयर क्वालिटी है वो 200 AQI से कम रही है, जो कि काफी इंप्रेसिव है क्योंकि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है ये इससे काफी ज्यादा रहा करता था। रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो काफी हद तक नीचे आए हैं, खास तौर से PM2.5 और PM10 मॉलिक्यूल्स में। एयर क्वालिटी कमीशन दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में पोल्यूशन को कम करने के लिए काफी हद तक काम कर रहा है और इन्होंने रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैब करने की कोशिश की है जिससे कि एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट, रिड्यूस और कंट्रोल किया जा सके। यानी आगे आने वाले टाइम पर ऐसा हो सकता है कि जो वो हिमालय वाली हमने फोटो देखी थी नेपाल से, वो शायद दिल्ली से दिख जाए। तो ये थी हमारी हफ्ते भर की सारी खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।